Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 14th of July 2021, Wednesday. Inspiration of the day is successful people always have two things on their lips, silence and smile. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Fresh fundraising through 14 years high. इस पैंडमिक एरा में बहुत सारी कंपनीज़ ने फंड रेजिंग की एक्सरसाइज करी है. अगर हम लास्ट 2 सालों का आईपीओ से फंड रेजिंग या डिफरेंट इक्विटी फॉर्म में फंड रेजिंग को देखें तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी स्टार्टअप्स या बहुत सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक लार्ज अमाउंट की फंड रेजिंग करी है, जिसमें आईपीओ हैज़ बीन वन ऑफ द प्रेफर्ड मोड ऑफ फ्रेश कैपिटल रेजिंग और फंड रेजिंग टेक्निक or mode. And Indian companies has raised about 19,300 crore in fresh capital by maiden offerings, including 9,000 crore the food delivery company will raise this week so far in financial year 21, and thanks to the Zomato's maiden offering. So fresh capital raised by company through IPOs is set to hit the 14 years high. 14 सालों का सबसे बड़ा फंड रेजिंग एक्सरसाइज आईपीओ के थ्रू होने जा रहा है, थैंक्स टू जोमेटो मेडिंग ऑफर. और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो जोमेटो हो, इवन एलआईसी जैसी कंपनीज भी, कॉरपोरेशंस भी आईपीओ इशू करने पर जा रहे हैं इन ऑर्डर टू रेज देयर फंड्स. अगर इससे पहले की बात करें, इससे पहले ऐसा कौन सा फाइनेंशियल ईयर रहा जिसमें सबसे अच्छी फंड रेजिंग हुई या फ्रेश फंड रेज किया गया थ्रू आईपीओ, तो फाइनेंशियल ईयर 2007 was the best in terms of fresh fund raising exercise through IPO when all the company collectively had raised approximately 32,000 crore. और इस साल जोमेटो, पेटीएम, एलआईसी जैसी कंपनीज जो हैं वो फंड रेजिंग पर जा रही हैं थ्रू आईपीओ. इवन पेटीएम ने भी प्लान किया है कि वो फ्रेश शेयर्स को इशू करेगा वर्थ ₹12,000 करोड़. सो जिससे जो डोमेस्टिक मार्केट है दैट ऑल सेट टू सरपास द टैली दिस ईयर. तो 2007 का जो नंबर है उसको सरपास कर दिया जाएगा इस ईयर through different IPO offerings. An IPO can be done either to issue fresh capital or it can entirely consist of an offer for sale, that is existing investor divesting their holdings, or it can be even the mix of both. ऐसा नहीं होता कि आईपीओ में हर बार फ्रेश शेयर्स ही इशू किए जाते हैं. कई बार जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग को डाइवर्स्ट करने के लिए भी आईपीओ का यूज़ करते हैं, और इवन कई बार फ्रेश और डाइवेस्टमेंट दोनों का मिक्स होकर भी आईपीओ आते हैं. लेकिन इस बार यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो रहा वो सबसे ज़्यादा फ्रेश फंड रेजिंग एक्सरसाइज को आईपीओ के थ्रू कैरी फॉरवर्ड किया गया, कैरी ऑन किया गया. तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 21 रहा ये सबसे, हमें कह सकते हैं 14 सालों में सबसे ज़्यादा फ्रेश कैपिटल थ्रू आईपीओ इसी फाइनेंशियल ईयर में रेज किया गया. सिंस 2013 सेकेंडरी शेयर सेल्स हैव डोमिनेटेड द आईपीओज. 2013 से जो ट्रेंड चला आ रहा था उस ट्रेंड में जो जितने मैक्सिमम आईपीओज आ रहे थे वो जो सेकेंडरी सेल्स हैं शेयर्स की, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जो शेयर को डाइवर्स्ट कर रहे थे उस तरह के आईपीओ आ रहे. बट फाइनेंशियल ईयर 21 में जो मैक्सिमम आईपीओ इशू हुए हैं दैट इज़ फॉर फ्रेश कैपिटल इशूएंस और फॉर फ्रेश शेयर इशूएंस. एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि जो ये नंबर रहा 2021 में, ये नंबर और ज़्यादा, या अमाउंट आईपीओ का जिससे फ्रेश कैपिटल रेज किया, ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता था. बट पैंडेमिक और इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कई सारी कंपनीज़ ने अपना जो एक्सपेंशन प्लान है वो रोक दिया या वो पोस्टपोन कर दिया, जिसकी वजह से फ्रेश फंड रेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी सी कम हुई है. हालांकि अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो शायद जो 2021 है इसमें इससे भी ज़्यादा फंड रेजिंग की एक्सरसाइज होती हैं, इससे भी ज़्यादा अमाउंट का फ्रेश कैपिटल रेज किया जाता. और अकॉर्डिंग टू द प्राइम डेटाबेस जो आईपीओ का में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मिक्स रहा है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का वो 49
1:51 रहा है, जबकि जो एवरेज लास्ट 8 सालों में, लास्ट 8 ईयर में जो एवरेज रहा है वो 28.28:72 का रहा है। तो अगर हम इस रेशियो को ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल 21 में जो प्राइमरी सेकेंडरी मिक्स रहा है वो 49:51 यानी इम्प्रूव्ड हुआ। अगर 100 रुपये का IPO आया है तो जिसमें 49% IPO से फ्रेश कैपिटल इशू हुआ है और 51% सेकेंडरी शेयर सेल से आया है, जबकि पिछले लास्ट 8 सालों में ये जो रेशियो था ये 28:72 का होता था। तो इस बार फ्रेश फंड रेजिंग या फ्रेश कैपिटल रेजिंग IPO के थ्रू बहुत ज़्यादा हुई है। बिटवीन 2001 एंड 2008 मोर देन 80% ऑफ द फंड रेज बाय IPO वर द फ्रेश कैपिटल। तो 2013 के बाद से तो कंपनी सेकेंडरी शेयर सेल्स डोमिनेट करती थी IPO को, लेकिन अगर 2001 से 2008 तक का पीरियड देखें तो उस पीरियड में भी 80% जो IPOs इशू हुए थे, जो जितने भी IPOs इशू हुए थे उसमें 80% जो फंड रेज हुआ था वो फ्रेश कैपिटल के लिए हुआ था। 2013 के बाद से सिनेरियो चेंज होता चला गया, लेकिन फिर 2021 में ये ट्रेंड फिर से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, जिससे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मिक्स का रेशियो है वो 49:51 तक पहुंच गया है। एंड दीज आर द फ्यू माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिक्स। तो अगर हम 2012 से देखना शुरू करें इस डेटा को और 2021 तक देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो मिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। नंबर ऑफ IPOs भी बढ़ रहे हैं, हालांकि 2012 में 11 थे तो 13 में आकर 3 हो गए, 14 में फिर 5 IPOs आए बड़े बड़े, देन 21, 26, 36, 24, 16, 15 और 2021 में अभी भी नंबर स्टिल कंटिन्यू है, 22 IPOs देखने को मिले। एंड दिस इज़ द अमाउंट रेज्ड फॉर फ्रेश एंड सेकेंडरी शेयर सेल। तो 2012 में 65% जो वैल्यू था, अमाउंट था, वो फ्रेश कैपिटल इशू के लिए, फ्रेश फंड रेजिंग के लिए IPO का आया था, और इसके बाद से नंबर डिक्रीज होता चला गया। मैक्सिमम जो सेकेंडरी शेयर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया है IPO को लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन 2021 में ये ट्रेंड फिर से चेंज होता हुआ दिखा। इस बार 49% तक का फ्रेश कैपिटल रेज हुआ है इन ऑल IPO प्रोसीडिंग्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। S&P affirms India's rating at BBB negative, keeps outlook stable। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो बहुत सारी इकोनॉमीज़ की रेटिंग करती है, क्रेडिट रेटिंग या वर्दीनेस की रेटिंग करती है। तो S&P ने इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है उसको BBB नेगेटिव में अफर्म किया है, एंड मेंटेन अ स्टेबल आउटलुक फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ओरिएंटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको फोरकास्ट करते हुए S&P ने कहा है कि इंडिया के केस में जो रिकवरी है वो फाइनेंशियल ईयर 22 के Q2 से स्टार्ट होती हुई दिख रही है। इकोनॉमिक रिकवरी विल गैदर द पेस थ्रू सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22, जिसकी वजह से जो कंट्री की ओवरऑल क्रेडिट प्रोफाइल है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो इम्प्रूव होगी, एंड दैट इज़ वाई S&P हैज़ असाइंड स्टेबल आउटलुक। एंड S&P ने स्टेबल आउटलुक दिया है इंडियन इकोनॉमी को, ओनिंग टू द ग्रेजुअल रिकवरी इन टू द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। लेकिन इसके साथ ही S&P ने कंट्री को कुछ प्रिकॉशंस या कुछ वार्निंग्स भी दी हैं फिस्कल प्रूडेंस को लेकर के, फिस्कल सेटिंग्स को लेकर के, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के। S&P का ये कहना है चूँकि इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की स्टेज पर आ गई है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे कि डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी इंक्रीज़ होगा आगे आने वाले सालों में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नाउ गोइंग टू हैव द कंसोलिडेशन, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो कंट्री की फिजिकल परफॉर्मेंस है, फिजिकल प्रूडेंस है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके लिए जो एक्सटर्नल सेटिंग्स हैं वो कंट्री को हेल्प करेंगी। एक्सटर्नल जो मार्केट्स हैं, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंट्री को, इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेंगे टू बफर द रिस्क दैट
ऑल रिस्क आर एसोसिएटेड विद हाई डेफिसिट एंड डेट स्टॉक। तो कंट्री का डेट बढ़ेगा, डेफिसिट्स बढ़ेंगे, उसके लिए जो एक्सटर्नल सेटिंग्स हैं इंडियन इकोनॉमी की, वो थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइज करने में, सब्सिडाइज करने में इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेगी। और जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 21 के डीप कॉन्ट्रैक्शन से रिकवर हो रही है और सेकेंड वेव को जिस तरह से टैकल किया है इंडियन इकोनॉमी ने, दैट इज़ कमेंडेबल। और उसके अकॉर्डिंग S&P एंटिसिपेट कर रहा है कि जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 9.5% तक रहेगी फाइनेंशियल ईयर 22 में, प्रोवाइडेड दैट कंट्री जो है वो अपनी वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको कंटिन्यू रखे। वैक्सीनेशन को बहुत ही हाई स्पीड में प्रोग्रेसिवली कंटिन्यू रखना है एज पर द S&P। And this sovereign credit rating on India's reflect the economy above average long-term real GDP growth, a sound external profile and evolving monetary settings। तो S&P ने अपने स्टेटमेंट में इंडिया आगे आने वाले टाइम में इंडिया इकोनॉमी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यानी स्ट्रेंथ को भी लाइमलाइट में लाया और कुछ निगेटिव जो पॉइंट्स हैं यानी वीकनेसेस जो हैं इंडियन इकोनॉमी में उसको भी डिस्कस करते हुए ये कहा है कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू लीवरेज जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी की, क्या स्ट्रेंथ है, लॉन्ग टर्म रियल GDP ग्रोथ, साउंड एक्सटर्नल प्रोफाइल, इवॉल्विंग मॉनेटरी सेटिंग्स, इन सब को यूज़ करते हुए जो वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को या उन वल्नरेबिलिटीज़ को स्टेम आउट करना चाहिए। क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं इंडियन इकोनॉमी के केस में? जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है, वीक फाइनेंशियल सेटिंग्स हैं इंक्लूडिंग कंसिस्टेंटली एलिवेटेड जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट्स, जो डेफिसिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट हो चाहे वो रिवेन्यू डेफिसिट हो। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट एंड व्हाट इज़ रिवेन्यू डेफिसिट एंड व्हाट इज़ द टारगेट दैट गवर्नमेंट हैज़ सेट फॉर फिजिकल डेफिसिट। कितना टारगेट सेट किया गया था FRBM एक्ट में? आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट में गवर्नमेंट ने कितना टारगेट सेट किया था कि जो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कितने पॉइंट या कितने नॉच के बिलो लाया जाएगा? तो आज कमेंट सेक्शन में ये आंसर लिखेंगे आप। इसके अलावा जो इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गए, जो कि इंडिया को स्टेबिलिटी, इंडिया की पॉलिसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी इकोनॉमी में रिकवरी लाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि जो BJP लेड कोलिशन गवर्नमेंट सेंटर में है, दैट मेंटेन द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द इलेक्टोरेट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म विल बी द की टू सस्टेनिंग इंडियाज हील दे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग अगर सेंटर गवर्नमेंट रहेगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स ला पाएगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएगी, स्टिमुलस पैकेज ला पाएगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएगी, टफ डिसीजंस ले पाएगी, एंड दैट all these types of decisions will help the Indian economy to have the policy stability, to have the economic stability in future course of time। और ये है की मैट्रिक्स एंड दिस इज द की मैट्रिक्स फॉर फिजिकल ईयर। रियल GDP ग्रोथ, करंट अकाउंट बैलेंस GDP, debt to GDP ratio and CPI growth, and this is the forecast in case of India by S&P। S&P stands for Standard and Poor। तो 2020 में ये नंबर आ, 2021 का ये, 2022, 23 और 24। तो अगर हम अलग अलग इंडिकेटर्स को देखें तो CPI के बारे में जो प्रोडक्शंस किए हैं S&P में, तो S&P के अकॉर्डिंग 2024 तक जो CPI रहेगा इंडियन इकॉनमी में 4.50% तक रहेगा। इट मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में कमी देखने को नहीं मिलेगी एंड इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी अ कंसर्न फॉर RBI। अगर 4 या 5 के बीच इन्फ्लेशन है, ऑल्दो 6 से तो नीचे है, लेकिन फिर भी 4 से 5 की जो इन्फ्लेशन है वो भी इंडियन इकॉनमी के लिए एक, या RBI के लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। और डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ से लिंक करते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है डिस्टेंट की इन्फ्लेशन भी, जनरल सेंस इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ग्रोथ कब बढ़ेगी? जब मार्केट में मनी सप्लाई होगी, फंड अवेलेबिलिटी होगी, डिमांड होगी, और फंड होगा, पैसा होगा, डिमांड होगा, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। डेट टू GDP रेशियो के बारे में जो फोरकास्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, 91.3% तक का डेट टू GDP रेशियो हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का। इसी तरह करंट अकाउंट बैलेंस टू GDP रेशियो
0.70 और रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.7% तक रहेगी फाइनेंशियल ईयर 24 तक के। तो इसीलिए फिस्कल प्रूडेंस को या एक्सटर्नल सेटिंग्स को मटेरियलाइज करने के लिए एसएनपी ने बोला है, क्योंकि एसएनपी का क्लियर कहना है कि जीडीपी अच्छी ग्रोथ करेगी, इंडियन इकॉनमी रिकवरी भी करेगी, लेकिन इन सब की वजह से जो डेट है, जो डेट का जो बर्डन है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो इकॉनमी में बढ़ेगा। तो अब देखना है गवर्नमेंट किस तरीके से इस फिस्कल डेफिसिट को, डेट बर्डन को आगे कैरी फॉरवर्ड करती है, किस तरह के पॉलिसी मेजर्स लेती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। एविवा जर्नलाई लुक to hike stakes in India joint ventures। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर 74% कर दिया, उसी के बाद जितनी भी जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फॉरेन एमएनसीज हैं, जस्ट लाइक एविवा एंड जनरलाई ग्रुप, दे ऑल हैव इनिशिएटेड अ डिस्कशन टू रेज द शेयर होल्डिंग इनटू देयर रिस्पेक्टिव इंडियन जॉइंट वेंचर्स। ऐसा नहीं कि कंपनीज इंडिया में पहले से नहीं हैं, फ्यूचर जनरलाई भी है, एविवा भी है, बट दे ऑल आर थ्रू जॉइंट वेंचर्स। क्यों? क्योंकि पहले कितना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि अभी तो गवर्नमेंट ने 74% एफडीआई कर दिया है, इससे पहले कितना एफडीआई लिमिट अलाउ था इंश्योरेंस सेक्टर में, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले जितना भी एफडीआई अलाउ था उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, जो ग्लोबल इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं, दे कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू इंडिया, उनको डिफरेंट मोड अडॉप्ट करने थे, जिसमें जॉइंट वेंचर वॉज द प्रेफरेबल मोड। सो जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज थी उनसे जॉइंट वेंचर करके जो ग्लोबल इंश्योरेंस मेजर कंपनीज थी, जस्ट लाइक एविवा और जनरलाई, फ्यूचर जनरलाई ग्रुप का आप जॉइंट वेंचर आपको पता होगा, ये सारी इंडिया में अपना इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी ऑन कर रही थी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने प्रीवियस लिमिट से बढ़ा करके 74% तक एफडीआई अलाउ कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में, इमीडिएटली जो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनकी बात करें एविवा और जनरलाई जैसे, इन्होंने इमीडिएटली डेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया अपने इंडियन पार्टनर से कि वो चाहती हैं कि इंडिया में उनका जो जॉइंट वेंचर है उसमें उनकी शेयर होल्डिंग्स बढ़े। हालांकि अभी इस तरह के डेलिब्रेशंस, नेगोशिएशन कोई बहुत ज़्यादा कंक्लूजन में नहीं आए हैं, लेकिन यूके बेस्ड एविवा और जनरलाई ग्रुप ने इस बात के इंटेंशन शो किए हैं। और हमें सबको पता है जनरलाई का जो टाई अप है जॉइंट वेंचर, उसका जॉइंट वेंचर डाबर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से है इन इंडिया टू रन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो फ्यूचर जनरलाई लाइफ इंश्योरेंस, एविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये दो जॉइंट वेंचर हैं इन दो मेजर ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज के। और अभी तक इन दोनों ही फॉरेन पार्टनर्स का 49% तक का स्टेक है इन जॉइंट वेंचर्स में। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी रिफॉर्म के बाद ऐसा देखने को मिल सकता है कि जनरलाई और एविवा दोनों के ही जो शेयर होल्डिंग्स है इन जॉइंट वेंचर्स में इंक्रीज हो। कितना इंक्रीज होगा, 100%, 75%, 60%, ये भी अभी नेगोशिएशंस पर और वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। हालांकि कंपनीज आर ऑन नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन स्टेज, अभी कुछ भी कंक्लूजन नहीं आया है। एंड दिस इज़ द प्लान बाय 2 फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, जो मेजर कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है। सो अभी तक दोनों 49% का स्टेक होल्ड करती हैं जॉइंट वेंचर में। डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, कितना इंक्रीज़ होगा, 49 से 75% तक डायरेक्टली इंक्रीज़ करेंगे, 74% तक इंक्रीज़ करेंगे, कितना इंक्रीज़ करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द नेगोशिएशन। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। एंकर्स टेक बिग बाइट ऑफ जोमैटो। एंकर्स इन्वेस्टर्स ने जोमैटो में एक बहुत बड़ा अमाउंट का शेयर जो है वो एक्वायर किया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने ट्यूसडे को 4.195 करोड़ का जो शेयर्स है वो एंकर इन्वेस्टर्स, एंकर ग्रुप को अलॉट किया है। एंड द फर्म अलॉटेड अ टोटल ऑफ 552.17 million shares, that is close to 200 foreign as well as domestic investor at a price of rupees 75 per share। तो कुछ फॉरेन और कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर से अगर बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड, ऑल दीज हैव ऑल्सो रिसीव्ड द अलॉटमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सैट क्वेश्चंस द सेबीज इंटरवेंशन इन PNB हाउसिंग कार्लियर डील। अगर आपको याद हो तो ये न्यूज़ हमने पढ़ी थी जब सेबी ने PNB हाउसिंग को
मना किया था, रोक दिया था इस पर्टिकुलर डील को जो कि कार्लेल ग्रुप के साथ हो रही थी, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको लेकर के सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट दिया था कि पीएनबी कैन गो विद दिस डील, सेबी इसको स्टॉप नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल in hearing on Tuesday said the SEBI tried to preempt the outcomes of PNB Housing Finance extraordinary general meeting that was called to decide the allotment of preferential shares to Carlyle Group and other investors। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद जो कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेट बोलते हैं, इसने सेबी से पूछा दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट हैज़ एक्चुअली पॉप अप सो मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस जो सामने आ चुके हैं सेबी के। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? किस स्टेज पे सेबी किसी कंपनी के मैटर में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर या स्टेप इन कर सकती है? किस तरह के अफेयर्स में सेबी का इंटरफेरेंस हो सकता है? एंड इज इट फेयर फॉर द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू स्टेप इन प्रायर टू द शेयर होल्डर्स टेकिंग अ डिसीजन? अभी एजीएम होने वाली थी, एजीएम के में ये डिसीजन होता कि ये पर्टिकुलर जो पीएनबी हाउसिंग के शेयर्स हैं, ये कार्लेयर ग्रुप जो अदर इन्वेस्टर्स को जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कितने जाएंगे। इस मीटिंग से पहले ही सेबी ने इंटरवीन कर दिया और कहा कि मीटिंग आप पोस्टपोन कर दीजिए, मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ना कंडक्ट कराइए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस पर्टिकुलर डील में नहीं जा सकता। तो सैट का बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है कि सेबी से पूछा कि आप किस लेवल पे, किस स्टेप पे इस पर्टिकुलर मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं, स्टेप करते हैं। एटलीस्ट जनरल मीटिंग, एजीएम होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होती है, इसके बाद जो डिसीजन होता देन टू सेबी को डिसाइड करना चाहिए था कि ये पर्टिकुलर डिसीजन एंटी कॉम्पिटिटिव है या मार्केट के अगेंस्ट है या रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। क्या सेबी के पास इतनी अथॉरिटी है, इतना राइट है कि सेबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग्स हो रही हैं उनको स्टॉप कर सकती है इवन बिफोर द डिसीजन? तो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन सैट ने रेज किया है। इज इट फेयर फॉर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू स्टेप इन प्रायर टू द शेयर होल्डर्स टेकिंग अ डिसीजन? और अगर ऐसा है तो क्या सेबी को ये लगता है कि दिस इज़ फेयर अ कंप्लाई? और जो शेयर होल्डर्स हैं किसी भी कंपनी के, क्या वो डमीज़ हैं? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर सेबी डिसीजन लेगी कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होगी या नहीं होगी? तो सैट का क्लियर कहना है कि एटलीस्ट सेबी को वेट करना चाहिए था कि जब एजीएम हो जाता, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एजीएम हो रही थी वो हो जाती, शेयर होल्डर्स कोई डिसीजन ले लेते, देन सेबी कैन पास इट्स ऑर्डर। सो ट्रिब्यूनल एडजर्न द हियरिंग टू फ्राइडे, अभी फ्राइडे के लिए एडजर्न कर दिया, बट दिस all hearing has actually pop up a very relevant question कि what is the preempt outcome of AGM by the regulator? क्या regulator assume कर रहा था कि क्या शेयर होल्डर्स क्या डिसीजन लेंगे, या रेगुलेटर मीन्स है सेबी ने अज्यूम किया कि रेगुलेटर्स क्या डिसीजन लेंगे और उस अजम्पशन के बेसिस पर सेबी ने ईजीएम को मना कर दिया। तो सैट ने क्लियरली बोला शेयर होल्डर्स के पास प्रॉपर राइट होना चाहिए अपनी बात को कहने का, और दिस राइट कैन नॉट बी कर्टेल्ड इवन बाई सेबी, इवन बाई मार्केट रेगुलेटर। सेबी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सेबी ने कहा इट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 24 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो अगर पीएनबी हाउसिंग अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को किसी इन्वेस्टर, किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है तो सेबी का अथॉरिटी वहाँ पर बनती है। सेबी कैन रेगुलेट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और एनी सिक्योरिटीज़। उसी राइट को यूज़ करते हुए, उसी पावर को यूज़ करते हुए सेबी ने इस ईजीएम कंडक्शन के लिए मना किया था। एंड पीएनबी हाउसिंग द लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैज़ आस्क्ड इट टू अबाइड बाय एग्रीमेंट। तो अब देखना है कि ये जो टशल चल रहा है सैट और सेबी और पीएनबी हाउसिंग पर लेकर के, ये कब ख़त्म होता है। फिलहाल के लिए सैट ने बहुत रेलिवेंट और लॉजिकल क्वेश्चन सेबी के सामने डाल दिए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटा हायर्स कंसल्टेंट्स गो डीप इनटू एआई ड्यू डिलिजेंस। टाटा बहुत स्ट्रॉन्ग बिडर है, हमें कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट माना जा रहा है एयर इंडिया के ऑक्शन प्रोसेस में, और उसी में एक स्टेप फर्दर इनिशिएट किया है टाटा सन्स ने। टाटा सन्स हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस ऑफ स्टेट ओन्ड एयर इंडिया एंड इट्स सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस। और इसी पर्पस के लिए दो कंपनीज, बेन एंड कंपनी एंड सीबरी ग्रुप को एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। वंस कंप्लीट अ फाइनेंशियल विल बी सबमिटेड बाय टाटा एंड अ डील टू टेक ओवर द एयर इंडिया इज लाइकली टू फ्रक्टिफाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एज पर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत टाइम से एयर इंडिया का जो
प्रोसेस है, बिडिंग का प्रोसेस है, ये पोस्टपोन हो रहा है। तो इस साल गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है कि इस साल तक इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाए। और जब कंसल्टेंट, जो टाटा ग्रुप ने जो कंसल्टेंट हायर किए हैं, इफ द कंसल्टेंट विल कंप्लीट देयर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, फाइनेंशियल बिड विल बी सबमिटेड बाय टाटा। एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली, कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि दिस पर्टिकुलर एयर इंडिया विल गो विद टाटा. Apart from this particular appointment of consultant, this Tata Group has also brought in veterans in the aviation business from the Delta and United Airlines to prepare a plan for post-merger integration of Air India with its existing airlines venture. तो पोस्ट मर्जर प्लान को भी ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई, उसके लिए भी कंसल्टेंट हायर कर लिए हैं टाटा ने। तो ऐसा सब सीन देखकर लगता है कि बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस है कि एयर इंडिया टाटा के पास जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NTPC सेट टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क इन कच्छ। तो गुजरात में इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क सेट होने जा रहा है। वो कौन सेट कर रहा है? दैट इज सेट बाई NTPC। तो जो कच्छ रीजन की अगर हम बात करें तो कच्छ रीजन इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द कंट्री, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑलरेडी द होस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कच्छ रीजन इज ऑलरेडी द होस्ट ऑफ India's two largest coal fire power plant। तो इसके पास अभी इंडिया के ऑलरेडी बड़े बड़े 2 कोल्ड प्लांट हैं, लार्जेस्ट कोल्ड प्लांट हैं। अब इस पर्टिकुलर रीजन के पास एक सबसे बड़ा इंडिया का जो लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क है वो भी इस पर्टिकुलर रीजन में सिचुएटेड होगा। दैट इज गोइंग टू बी established by NTPC, India's और कंट्रीज लार्जेस्ट पावर जनरेटर। तो NTPC अपनी रिन्यूएबल आर्म के थ्रू इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकल सोलर पावर पार्क जो कि 4.75 गीगावाट्स का होगा, कच्छ में स्टैब्लिश करेगी। एंड NTPC Renewable Energy has received the approval from the Nodal Ministry of New and Renewable Energy that has been disclosed in company statements। अगर और सोलर पार्क की बात करें इसके अलावा, कच्छ में तो जो स्टैब्लिश हो रहा है वो हो रहा है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ है? तो रीवा मध्य प्रदेश में भी है, बादला राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन सारी जगहों पर इंडिया के बहुत बड़े बड़े सोलर और या रिन्यूएबल एनर्जी के जो पार्क हैं वो अभी तक थे। और डेवलपर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इनमें? तो महिंद्रा रिन्यूएबल्स, SB एनर्जी, हीरो फ्यूचर एनर्जी, NTPC, टाटा पावर्स, ग्रीनको, SBG, Adani Green Energy, all these were the companies. Now NTPC is going to establish its largest or country's largest solar park in Kutch. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रेडिट कार्ड बाई सीन 8% लोअर इन अप्रैल एंड जून क्वार्टर। सो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो एक्सपेंडिचर होता है वो जून के मंथ में 8% तक रिड्यूस हुआ है। जो रिडक्शन मई में 7% था, तो 7% रिडक्शन देखा गया था क्रेडिट कार्ड बाइंग में इन द मंथ ऑफ मई, जो कि बढ़ करके 8% हो गया इन द मंथ ऑफ, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड की वैल्यूज़ में भी या क्रेडिट कार्ड के जो बाइंग वैल्यूज़ हैं उसमें भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द की पेमेंट मोड्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। कितना नेफ्ट से पेमेंट हुआ, कितना डेबिट कार्ड से हुआ, कितना क्रेडिट कार्ड से हुआ, कितना IMPS के थ्रू हुआ, कितना UPI के थ्रू। एंड डेफिनेटली आपको ये नंबर याद नहीं करने, इट इज़ जस्ट अ ग्लिम्स। इतना जानना है कि जो क्रेडिट कार्ड से जो बाइंग हो रही, जो परचेज हो रही, उसकी वैल्यू मई और जून के मंथ में डिक्रीज होती हुई दिख रही है। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.